नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से है। नाव में AK-47 गन मिली है, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि एक सुखद बात यह है कि इनको ट्रेस कर लिया गया है, यानी ये पता कर लिया गया है कि ये नाव कहाँ की थी और ये हथियार कहाँ से कहाँ के लिए थे। अब जो जानकारी मिली है कि हरिहरेश्वर तट पर ये नाव मिली है। राज्य के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, उन्होंने कहा है कि 3 AK-47 मिली हैं और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मछुआरों को टूटी फूटी हालत में ये नाव मिली। हरिहरेश्वर तट पर 16 मीटर लंबी नाव है। ये हाई अलर्ट पर पहले से ही महाराष्ट्र पुलिस है। नाव मिलने के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। फडणवीस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ये नाव है और ये नाव ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हाना लॉन्डरगन नाम की व्यक्ति की है और उनके पति जेम्स हॉवर्ड इस नाव के कैप्टन हैं। इस नाव को मस्कट होते हुए यूरोप जाना था। इलाके में हाई अलर्ट नाकाबंदी कर दी गई है, ये भी फडणवीस ने बताया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि टेरर एंगल की पुष्टि नहीं हो सकती है। इस वक्त में ATS भी इसी राह पर अपनी बात कर रहा है। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई और हमारे साथी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, बताएं कि अब तो ये साफ हो चुका है कि टेरर एंगल नहीं है, लेकिन ये जो रायगढ़ का इलाका है ये कितना मुश्किल भरा है, इसका एक इतिहास है और इस वजह से ये हड़कंप मचना लाजमी भी था। बिल्कुल अभिषेक, ये स्पष्ट कर दिया है जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने कि पूरी बोर्ड की जानकारी मिल चुकी है और किसी भी तरह का टेरर अलर्ट नहीं है। हाँ, हाई अलर्ट जरूर है। और रही बात रायगढ़ के इलाके की, तो 1993 के जो बम धमाके सिलसिलेवार हुए थे, उनके जो लिए जो RDX था वो इसी रायगढ़ के समुद्री किनारे श्रीवर्धन और दीघी पर उतारे गए थे। तो ये बहुत बड़ा स्मगलरों का एक लैंडिंग पॉइंट था और उसी जगह पर आज इस तरह की एक संदिग्ध बोट जाकर लगी किनारे और उसमें हथियार पाए गए, खास करके 3 AK राइफल और उसके कारतूस। तो स्वाभाविक तौर पर हड़कंप मचना बहुत जरूरी था। और
बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। वक्त की कमी है इस समय, एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। सीधे चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। घोटाला करके आज भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने, उनके बाकी मुख्यमंत्री वहां पे बने हुए, इनकी सरकार को जांच का कहाँ फर्क पड़ता है जी? They requested Aam Aadmi Party government to provide them shelter for those flats, and therefore they had taken this letter. आज तक शेल्टर क्या मिलता है? क्या शेल्टर मिलता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी, हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी, तो आकर बताइए आज तक रोहिंग्या घुसपैठियों को क्या शेल्टर मिलता था? कैसे रहते थे वो? किन इलाकों में रहते थे? गृह मंत्रालय ने बार बार कहा वही 2 स्थानों पर उनको रिटेंशन करनी है, वहीं पर उनको रखना है, उससे बाहर नहीं करना है। उनकी घुसपैठियों को वहीं पर रखने की इजाजत वहीं तक ही थी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु हुए कि जो टेंट में रहते हैं उनको फ्लैट देने का काम अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या घुसपैठियों को करने की बात कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं उनके अधिकारी। तो ये कहां किसने लिख के दिया था कि उनको फ्लैट देना? अगर वो तंबू में पहले रहते थे तो क्या उनको फ्लैट देने का काम किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्यों? क्या जवाब देंगे? हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज जब सत्ता में है तब भी एक ही नीति है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम। राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठी प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता है। जो यूट्यूब चैनल्स जो बैन किए हैं मंत्रालय में, पहले भी ऐसे कदम उठाए गए थे, बावजूद इसके ऐसे यूट्यूब जो फिर से आ जा रहे हैं। जब मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा की अभी बात कही तो मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, चाहे घुसपैठियों की बात हो या बाकी बात हो, आतंकवाद की बात हो, हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। जब यूट्यूब के माध्यम से या वेब पोर्टल्स के माध्यम से कोई देश के लोगों में भय भ्रम फैलाने का काम करता है और देश को बांटने का प्रयास करता है, इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से हमने पिछले 4 महीनों में लगातार कार्रवाई करते हुए 102 से ज़्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स को और बाकी पोर्टल्स पर रोक भी लगाई है, जिनके लाखों से नहीं करोड़ों लोग उनको देखते हैं। यानी कि वो गलत जानकारी देते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भय भ्रम फैलाते हैं। हमने 8 चैनल्स पर रोक लगाई है और आगे भी लगाएंगे। तो इस समय अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे हैं और रोहिंग्या पर बीजेपी का ये पलटवार है, उसके लिए आप कह सकते हैं राजनीतिक फील्डिंग के लिए खुद अनुराग ठाकुर सामने आए हैं। और हरदीप पुरी जिनके पास शहरी विकास है, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार कितनी दिलदार है कि रोहिंग्या जो उनको रोहिंग्या को शरणार्थी बताया था और उनके लिए जो इलाका है उस इलाके में एक इलाके विशेष में उनके लिए इंतज़ाम करने की बात कही गई थी। उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो अति पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए जो घर बने हैं उनकी सुविधा देने की बात हुई। उन्होंने कहा था सुविधाएं भी तमाम मिल रही हैं। अब ये पूरा जो मामला है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पहले तो गृह मंत्रालय ने स्थिति को संभाला और उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन एक बात ये भी है कि हरदीप पुरी साहब ने अभी तक अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया है, जिससे बहुत कुछ समझ में आता है कि आखिरकार हुआ क्या है। घुसपैठियों की बात हो या आतंकवाद की बात हो, इसको लेकर अनुराग ठाकुर अपनी बात कर रहे थे। हरदीप पुरी ने क्यों ट्वीट किया था, मकान देने थे तो उन्होंने ट्वीट क्यों किया, दिल्ली के मसलों पर उनका क्या रोल था, गृह मंत्रालय का जो मसला था उसमें वो क्यों आए, और फिर बाद में अब अनुराग ठाकुर जिनका ये मंत्रालय भी नहीं है वो क्यों आए हैं। ये अलग अलग बातें, हालांकि हो सकता है नेता के तौर पर। हमारे साथ ओपी शर्मा हैं, नेता हैं बीजेपी के, अनुराग ढांडा हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और मुकेश केजरीवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात अनुराग ढांडा जी आपके, अभी अभी आपने सुना है अनुराग ठाकुर को,
आप लोगों के ऊपर वो पूरा रायता फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो रोहिंग्या को सपोर्ट करते हैं और आप देना चाहते थे तमाम सुविधाएं उनको। देखिए, मैं अभी अनुराग ठाकुर जी को सुन रहा था और जिस तरीके का वक्तव्य वो दे रहे हैं, जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके के गंभीर विषय को ये लोग मजाक में, ये लोग बहस में टालना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके टालना चाहते हैं। जिन रोहिंग्याज को ये लगातार मैं आपको एक नहीं कई बयान ऐसे याद दिला सकता हूं जिसमें प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक लगातार ये कहते रहे कि हम इनको डिपोर्ट करेंगे, हम इनको डिपोर्ट करेंगे, हम इनको वापस भेजेंगे। लेकिन आज तक वापस भेजना तो छोड़िए, मैं एक के बाद एक बयान आपको याद दिलाऊंगा। एक ये रोहिंग्या वाला कि इन्होंने कहा डिपोर्ट करेंगे, आज घर दे रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा था 15 अगस्त 2022 तक हर देशवासी को पक्का घर दे दूंगा, उनको तो दिया नहीं। इन रोहिंग्याज को घर देने की यहाँ पर जुगत भिड़ा रहे हैं। और इसमें जहां तक ये दिल्ली सरकार को शामिल करने की बात कर रहे हैं, जहां हम पर आरोप डालने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने आज एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री के नाम। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी पूरी बात। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम तो इसमें शामिल नहीं है, हमारे तो कोई मंत्री नहीं थे उस मीटिंग में, हमारे लोगों को तो मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक लूप में नहीं रखा गया। जब इस चिट्ठी को आनन फानन में कहा गया कि जल्दी से इनको घर दे दीजिए, छत दे दीजिए, ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दीजिए, हमारे लोगों को तो लूप में नहीं रखा गया। पूरे अधिकारियों के थ्रू एक नेटवर्क चला करके चिट्ठी सीधे होम मिनिस्ट्री को भिजवा करके और उसके जरिए ये काम पूरा करना चाहते थे। ये तो इनकी पोल खुल गई। इनके एक मंत्री ने, देखिए इनके एक मंत्री ने अपनी पीठ पर दबाने के चक्कर में ये फंस गए। ठीक है, पीठ थप। ओपी शर्मा जी, जिस बात को अनुराग आखिर में कह रहे हैं, मसला क्या वही है कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं या फिर घुसपैठिए हैं, इसको लेकर हरदीप पुरी जी को कोई कंफ्यूजन था क्या, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट कर दिया? नहीं, सुनिए, रोहिंग्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट मत है कि ये लोग जहां भी जाते हैं ये देशद्रोही हैं और इनके ऊपर, ये जहां भी रह रहे हैं, इनके ऊपर निगाह रखी जाए। और इनको डिटेंशन का मतलब यही है, उनको इस तरीके के सिस्टम में रखा जाए जिससे कि वो पूरी तरीके से उनके ऊपर नजर रखी जाए कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अब मैं बात करता हूं केजरीवाल जी की सरकार की, तो 2 अगस्त 2021 से लेकर 26/7/22 तक 7 लेटर जो लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी होम, और इसके अलावा लगातार ईवीएस के फ्लैट देने के लिए 7 लेटर भारत सरकार को, प्लस 3 रिमाइंडर जो लगातार ये लिख रहे हैं। इसके अलावा इनके तहसीलदार जो हैं सरिता विहार के, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ 53। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है ओपी शर्मा जी। आप जी ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हरदीप पुरी जी ने ट्वीट क्यों किया? वो आप सुविधाएं तो आपके मंत्री साहब दे रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट पर गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ रही है। सफाई देने के लिए एक नहीं 2 बार आना पड़ रहा है। और भाजपा की नीति स्पष्ट है और हम उन लोगों के तरफ हरदीप पुरी जी को छोड़कर सतर्क हैं। ये पूरी सरकार और ठीक है, बीजेपी और सरकार की अभी भी उनके, हाँ, तो उसमें हरदीप पुरी जी शामिल नहीं है क्या? क्योंकि वो देखिए अगर एक वैसे भी हम मानते हैं कि लोकतंत्र में जो मंत्रालय मंत्री हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करते हो। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी कभी भी रोहिंग्या जो देशद्रोही हैं उनका समर्थन नहीं करती है। ये हमारी स्पष्ट नीति आज से नहीं है। ठीक है, देशद्रोही प्रकरण चला है तब से हमारे देश में बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं अनुराग आऊंगा आपके पास। मुकेश, मामला कहां फंसा हुआ है? एक प्रतिस्पर्धा की राजनीति चल रही है ये बताने के लिए कि कौन रोहिंग्या के साथ नहीं खड़ा हुआ है, और ये भी कि उनका स्टेटस क्या हो, शरणार्थी हो, घुसपैठिया हो, क्योंकि अब तो वो आ चुके हैं और आने के बाद ऐसे तमाम लोगों में कोई भी देश डिपोर्टेशन के लिए लेगा भी कि नहीं, इसको लेकर अभी तक साफ भी नहीं हुआ है। और अगर डिपोर्टेशन का काम करना है तो वो केंद्र की सरकार को ही करना है, दिल्ली की सरकार तो नहीं कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये बहुत पेचीदा मसला है और जिस स्तर पे इसका समाधान तलाशने की कोशिश हो रही है वो बहुत ही हास्यास्पद है।
एक ऐसा समुदाय जो एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, और जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी माना गया है, उसको लेके एक मसला है। अब इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इसका समाधान हो, तो उसके 2-3 तरीके ही हैं। या तो वो स्वेच्छा से अपने देश वापस लौटे, या फिर जो केंद्र की सरकार है, भारत सरकार है, वो बातचीत कर भी रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे, बांग्लादेश की यात्रा की थी, उस दौरान भी बातचीत हुई थी। बांग्लादेश ने माना भी है कि जो लोग आने को तैयार होंगे उनके लिए जो तरीका है वो अपनाया जाएगा और उसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इस दौरान उनका क्या हो, भारत, अच्छा इससे जुड़े और 2-3 बातें हैं। क्या रोहिंग्या हमारे लिए खतरा है? दूसरा, क्या उसे धर्म से जोड़ा जाना चाहिए कि एक समुदाय के लोग हैं, वो किसी खास समुदाय के लोग हैं, तो क्या उसे धर्म से भी जोड़ा जाना चाहिए, जो कि और क्या जोड़ा जा रहा है? और तीसरी बात है कि वो हमारा जो ये पिछले दोनों सरकारों के आश्वासन हैं कि हम उन्हें वापस भेजेंगे, वो तो जो सुरक्षा का मामला है, अगर वो किसी एक खास जगह पे रखे जाते हैं तो उससे क्या सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, ये देखने की बात है। अगर पड़ती हो तो फिर उस फैसले को पलटा जाना चाहिए कि क्या अगर उन्हें किसी खास एक जगह पे फ्लैट्स में रखा जाए तो वो सुरक्षित होंगे, हमारे लिए, हमारी सुरक्षा को भी क्या खतरा होगा। दूसरी बात है, क्या उसे धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो अगर धर्म से जोड़ा जाना नहीं चाहिए और जोड़ा जा रहा है तो वो कितना सही है। और तीसरी बात कि उसे वापस भेजने की मसला वहीं पर है, धर्म की राजनीति में। जी, सवाल ये है, देश के लिए जो हितकारी नहीं है, मैं उसका समर्थन क्यों करना है? जी, अच्छा ठीक है, लेकिन समर्थन कर रहा किसने है, आप मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी के आप चिट्ठियों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन आपके तो मंत्री कह रहे हैं कि सुविधाएं दे रहे हैं हम उनको। अनुराग कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं ओपी शर्मा जी आपसे भी कुछ सवाल करना है। तरफ से नहीं, मैं आऊंगा। पार्टी की तरफ से जो उनके तहसीलदार हैं, ओपी शर्मा जी थोड़ी सी शांति कीजिए। टैंकर लगातार रोजाना वहां भेजे जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बिजली उनको फ्री दी जा रही है, राशन उनको फ्री दिया जा रहा है। जिनको आप देशद्रोही कह रहे हैं, लोकल एमएलए हैं, आप मदद कर रहे हैं, उनको देखिए राशन फ्री, तो ये इस प्रकार थोड़ा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अनुराग से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ओपी शर्मा जी आपकी बात समझ गए। ठीक है, आपकी बात समझ गए। अनुराग, क्या आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, मैं सिर्फ इन्हीं की, ओपी शर्मा जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में ये लोग देशद्रोही हैं, तो देशद्रोहियों की मदद करने वाले, उनको आश्रय देकर, पक्का मकान देकर अपनी पीठ थपथपाने वाले हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से क्या कहलाते हैं, ये ओपी शर्मा जी को बताना चाहिए। और अगर देशद्रोही की मदद करने वाले कोई व्यक्ति और उसके नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाले व्यक्ति आज भी अगर मंत्री बने हुए हैं, तो इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये लोग बाहर कुछ बोल रहे हैं, अंदर अंदर उनको शाबाशी दे रहे हैं कि आपने तो हमारा ये एजेंडा आगे बढ़ाया था, गलती से ये उल्टा पड़ गया। आम आदमी पार्टी सतर्क थी, हमें बाईपास करने की कोशिश हुई। जितने भी ये लेटर्स बता रहे हैं कि लिखे गए, उनमें एक भी मंत्री का कहीं पर जिक्र नहीं है, उनमें एक भी चुने हुए प्रतिनिधि का कहीं पर जिक्र नहीं है। ये अफसरशाही के जरिए हमारी चुनी हुई सरकार को बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी साजिश पकड़ी गई, और जब इनकी साजिश पकड़ी गई, अब ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, या तो उनको नॉलेज नहीं थी इस बात की कि वो कहते थे कि हम इनको डिपोर्ट कर देंगे, हम इनको डिपोर्ट कर देंगे, या तो उनको नॉलेज नहीं थी, पूरी जानकारी नहीं थी कि नहीं कर पाएंगे डिपोर्ट, या फिर आज इनके मंत्री, इनके प्रधानमंत्री की सुन नहीं रहे हैं, पार्टी की सुन नहीं रहे हैं, और उन देशद्रोहियों को, जिनको ये देशद्रोही कहते हैं, उनको पक्का आश्रय दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी ही लाइन को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और साजिशन इन लोगों को बसा रही है। इनके जरिए कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करने की कोशिश भविष्य में रख करके, ऐसी योजना दिमाग में रख करके ये लोग काम करते हैं। हमने आपत्ति इस पर साफ की है, हमने सीधे तौर पर ये कहा। क्यों शर्मा जी, कोई नई बात थोड़ी है। जो आतंकी पकड़े गए थे जम्मू में, वो आपके आईटी सेल के अध्यक्ष थे, कोई नई बात थोड़ी है। हमारे होम मिनिस्ट्री ने उसमें अपना स्पष्टीकरण जारी किया है, और भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है। जो देश हित में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार उसका समर्थन नहीं करती है। अरे तो आपके मंत्री, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपकी बात सही, आपकी, लेकिन आप ओपी शर्मा जी,
नहीं अभिषेक, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि ओपी इनके शर्मा जी, मंत्री लेकिन मुझे ये बता इनकी दीजिए, क्या मर्जी के हरदीप बिना, पुरी जी से प्रधानमंत्री की मर्जी ठीक के है बिना अनुराग, कुछ आपकी भी बात ट्वीट कर रहे हैं, वो मैं ट्वीट ओपी डिलीट शर्मा नहीं जी, कर मुझे रहे हैं। आप इतना बता दीजिए कि हरदीप पुरी जी से आपके केंद्रीय मंत्री से लिखने में चूक हुई या नहीं हुई, और अगर चूक हुई तो उन्होंने अपनी देखिए वो बात मेरे अभी तक संज्ञान रखी में क्यों नहीं है, चूक हो जाने लेकिन पर लोग भारत कहते हैं कि सरकार और हाँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छा स्पष्ट है आपके संज्ञान में ही नहीं है कि हम किसी भी देशद्रोही, ओपी शर्मा जी, हम अब किसी भी देश- थोड़ा देखिए, नहीं, आप उस पर- डिबेट में आए, नहीं, आप डिबेट मुझे में उस आए, पर- हरदीप आप पुरी समझिए जी ना, की वजह से उस पूरा प्रकरण की संग्राम मुझे बचा हुआ है। जानकारी नहीं है, आप कह रहे हैं कि लेकिन जो आपने ट्वीट भारतीय नहीं जनता देखा। पार्टी कभी और बोलते हैं भारत सरकार का प्रधानमंत्री जो के stand संज्ञान है, में नहीं वो है, कभी बिल्कुल बोलते हैं स्पष्ट गृह है। मंत्री के संज्ञान में भारत नहीं है, कभी सरकार और बोलते हैं इनके भारतीय संज्ञान जनता में नहीं है। पार्टी अरे तो किसी भी सरकार चला देशद्रोही कौन के रहा साथ है? मनीष या जी उसके ने यही कहा है समर्थन में कि नहीं जांच है। होनी चाहिए कि सरकार कौन चला रहा है। ठीक इस है, बात की अच्छा जांच ठीक होनी चाहिए है, कि मैं एक सरकार तरफ चला कौन रहा मान है। लेता हूं ओपी शर्मा जी, और मुझे मानने ठीक है अनुराग एक सेकंड, मैं ओपी शर्मा जी आपसे एक सवाल समझना चाहता हूं कि आपकी नजर में ये तमाम लोग अगर देशद्रोही हैं और ये अब आ चुके हैं, ये तो एक सच्चाई है, और इनको ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सूली पर चढ़ा देंगे, ये भी एक सच्चाई है, इनको इस देश में या अगर दिल्ली में है तो वो जिस जगह पे है वहां पर उनको डिटेंशन सेंटर में रखे या कोई व्यवस्था, ठीक है वो होगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि केंद्र में सरकार आपकी, बांग्लादेश से रिश्ते आपके अच्छे हैं, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत तौर पर भी रिश्ते अच्छे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से, तो आप मुझे ये बताइए कि मुश्किल कहाँ है? आप लोगों की तो जिम्मेदारी है कि अगर रोहिंग्या आ गए तो उनको वापस भेजना आपकी जिम्मेदारी है, वो दिल्ली सरकार के सर मत्थे तो नहीं है ना? हो रही है नहीं, इस विषय कब में तक चलेगी साहब ये बातचीत हो रही है? कब तक? अब देखिए इसकी समय सीमा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये निश्चित है कि भारत सरकार ने ये तय किया हुआ है कि हम इनको एंटरटेन नहीं करेंगे और ये जहां से आए वहीं जाएंगे। अब इसमें जो राजनीतिक एक जो प्रोसेस है, जो भी समय लग रहा है केवल उसी में समय लग रहा है, उसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है। ओपी शर्मा जी 7-8 साल से प्रधानमंत्री देश को झूठ बोल रहे हैं कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब वो असलियत निकल करके सामने आ गई कि आप इनको पक्के घर दे करके यहाँ बसाना चाहते हो, आप इनको पक्के घर देके यहाँ बसाना चाहते हो। देश के लोगों को पक्के घर देने की बात करके झूठ बोल के अब आप इनको पक्के घर देके इन लोगों को यहाँ बसाना चाहते हो। बोलने के लिए बोलते हो कि देशद्रोही है, बोलने के लिए बोलते हो कि देशद्रोही है, लेकिन इनको पक्का घर बसा के यहाँ पर देना चाहते हो। आम आदमी पार्टी इसका सख्त विरोध करती है और ऐसा होने नहीं देंगे दिल्ली में। आप कुछ भी कर लीजिए, हम ऐसा होने नहीं देंगे दिल्ली के अंदर। ओपी शर्मा जी, आप इनको जितनी मर्जी सुविधाएं रोहिंग्या को देने की कोशिश कर लीजिए, पक्का घर देने की कोशिश कर लीजिए, हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे। आपकी एक तरफा यहाँ पर नहीं चलेगी। अफसरशाही के साथ मिल करके आप साजिश तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे कि आप इनको दिल्ली में बसाएं, आप इनको दिल्ली में सुविधाएं देकर पक्का घर दे करके इनको यहाँ पर बसाएं। ये आम आदमी पार्टी किसी कीमत पे होने नहीं देगी शर्मा जी। जिसने डिपोर्ट होना है वो डिपोर्ट होगा। ये मसला तो यूं था कि आप उनको डिपोर्ट होने से नहीं रोक पाएंगे। अरे तो आप रोक रहे हैं, हम नहीं रोक रहे हैं। हरदीप पुरी जी को प्लेन में बिठा के उनके साथ बोलिए। ओपी शर्मा जी, क्या आपके पास ऐसे कोई सबूत है जिसमें आपको लगता हो कि आम आदमी पार्टी रोक रही है, उनको नागरिक बनाना चाहती है? और डिपोर्ट होने से हम नहीं रोक रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कल ही छोड़ के आइए। आपके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, मैं मुकेश को ला रहा हूँ। 7 साल से मुकेश, मुझे आप ये समझा दीजिए कि बोल रहे हैं देश को, 7 साल से झूठ बोलते रहे देश को कि रिपोर्ट करेंगे। ठीक है मुकेश, ये सच्चाई हमारे दोनों नेताओं को बताइए आप कि किस तरीके से बेहद मुश्किल का भरा काम होता है। एक बार इस देश में अगर कोई आदमी बिना पासपोर्ट के आ चुका होता है तो हमारे देश का इतिहास ऐसा रहा है जिसमें डिपोर्टेशन के केस बहुत कम हो पाए हैं, और उसकी नज़ीर बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर भी हैं और उसमें रोहिंग्या भी अब शामिल हैं। उसमें हमारा एक इतिहास है जिसकी वजह से असम और नागालैंड जैसे इलाकों में बेहद बड़ी समस्याएं पहले भी हुई हैं। हमने दक्षिण भारत में भी ऐसी समस्याएं देखी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत देखिए पिछले 70 साल से जो इतिहास रहा मसला है और इंसानी जान से जुड़ा हुआ है। ये आप इनको आप दोनों पैनलिस्ट देशद्रोही कह रहे हैं, वो देश के हैं ही नहीं तो देशद्रोही कैसे होंगे? वो तो दूसरे देश के हैं, वो हमारे देश के हैं ही नहीं तो देशद्रोही तो खैर होंगे कैसे? तो रही बात ये कि अब उनका किया क्या जाए। देखिए बड़ी संख्या में आए हैं और काफी साल से यहाँ हैं, और वो ऐसे देश से आए हैं जहां पे वो कहते हैं हजारों साल से बसे हुए थे, फिर वहां पे उनके साथ अत्याचार हुआ। पर हमारे लिए क्या है, क्या हम एक राष्ट्र के तौर पे अगर ये तय कर चुके हैं कि वो घुसपैठी हैं, हमें उन्हें पहचान करके और तय समय पे निकालना है, तो भी हमें ये देखना होगा कि भारत की परंपरा क्या है
और अगर हम कहते हैं कि तमाम लोग जो हिंदुत्व की या किसी भी धर्म की बात करते हैं, क्या कोई भी धर्म ये कहता है कि आपके घर में, आपके देश में अगर कोई आया हुआ है, वो किसी मुसीबत का मारा हुआ है, तो आप उसे किसी अपराध को करने ना दें, वो आपके किसी सुरक्षा को खतरा हो ये ना होने दें, लेकिन उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये आपके ऊपर, आपके बारे में रिफ्लेक्ट करता है, आप कैसे हैं। अब लड़ाई इस बात पे हो रही है कि उन्हें रखने के लिए अगर कोई छत दी जा रही है तो उसमें कोई शर्मिंदा होने की किसी के लिए बात नहीं है साहब। आप दोनों लोग शर्मिंदा हैं, मैंने नहीं किया, या हम निकालना है, अगर देश के तौर पे हमें लगता है वो घुसपैठी हैं और निकाले जाने चाहिए तो जरूर निकालिए, लेकिन ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा देश हम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि एक वास्तविकता है कि बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में आए हुए हैं, वो घुसपैठिए भी हैं, तो हम क्या अपने बारे में कैसे रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं? क्या हम वही करना चाहते हैं जो म्यांमार में हुआ, कि जो उनकी बस्तियां जलाई गई, आग लगाई गई, बताते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो भी बताते हैं उनके घरों पे अत्याचार हुए, उनके औरतों पे अत्याचार, बिल्कुल, और ये इसको लेकर बिल्कुल ठीक है, और इसको लेकर हालांकि एक दूसरा तर्क भी है। अनुराग, जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जैसे लोग जब राजनीति में आए थे और अरविंद केजरीवाल जैसे, तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने उम्मीद जताई थी कि आप लोग एक प्रगतिशील समाज की तरफ इस देश को लेके जाएंगे। आप तो उस रूढ़िवाद में भी एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये एक सच है कि रोहिंग्या इस देश में आ चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, 7-8 साल। उनको वापस भेजना टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम होता है। उनके बच्चे हो चुके होंगे, परिवार बड़े हो चुके होंगे, और वो एक तरीके से इस धरती पर उनमें से जिन्होंने जन्म लिया होगा वो भारत के नागरिक भी बन चुके होंगे एक तरीके से। तो आप इस लड़ाई को कितने नीचे तक लेके जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए अभिषेक, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी इसमें क्या कर रही है, मुझे ये बताइए कि 7 साल से तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे कि इनको डिपोर्ट करेंगे। संसद के अंदर सरकार की तरफ से ये बयान दिए गए, कई बार बोला गया अपना स्टैंड बदला है क्या? ये गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व पाया गया, नहीं बदला है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अब हरदीप पुरी जी ने इनको पक्का मकान देने की एक बाकायदा इस सरकार ने, पूरी ने, चुनी हुई सरकार जो दिल्ली की है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक व्यवस्था को धता बताते हुए इन्होंने ये कोशिश की कि हमको बाईपास करके ये कोई ऐसा फैसला कर लें जिसमें दिल्ली के लोगों की रायशुमारी नहीं है, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सहमति नहीं है, और फिर हरदीप पुरी अपनी पीठ थपथपाने उतर आए। तो मुझे लगता है ये दोगला रवैया जो है वो केंद्र सरकार का है। कश्मीरी पंडितों को आज तक ये लोग सुरक्षा नहीं दे पाए। उनके नाम पर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, लेकिन आज तक उनको सुरक्षित नहीं दे पाए। शर्मा जी चाहिए आपको इस बात, ठीक है, छोड़ देते हैं। अनुराग जी, कश्मीरी पंडितों को नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक सच है, ठीक है। ओपी शर्मा जी जो मुकेश कह रहे हैं, ओपी शर्मा जी, क्या बुराई है? मुझे आप बता दीजिए कि कोई व्यक्ति अगर घुसपैठिया है भी तो क्या हम उससे उसके अधिकार, मुझे आप एक बात बता दीजिए, ये तो एक सच है ना कि उनको डिटेंशन सेंटर में एक जगह पे बनाकर, और अगर इसका कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जगह पे लाने की अगर कोई योजना भी थी और हरदीप पुरी साहब ने लिख भी दिया था, तो इसमें इतना आप लोग शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं? दिक्कत नहीं है, जब तक वो डिपोर्ट नहीं होंगे उनकी मानवीय जरूरतें पूरी करना, ये इस देश का, जिस लैंड पर वो हैं, ये उनका अधिकार बन जाता है और हमारी ये ड्यूटी भी बनती है। ये बात अलग है कि हम राजनीतिक प्रक्रिया के तहत उनको डिपोर्ट निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन हम इन सब लोगों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहते हैं जो म्यांमार और चीन, जो वहाँ पे उजगर जो मुस्लिम है, अपने देश के लोगों के बारे में भी सोचिए, अपने देश के लोगों के बारे में भी सोचिए, उनके साथ आप कैसा व्यवहार। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग आप जुड़े, ओपी शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिपोर्ट करने की प्रक्रिया इतनी अगर आसान होती तो बहुत सारे लोग अभी तक हो चुके होते। असम में इतना बड़ा सियासी उबाल नहीं होता, हमारे बहुत सारे राज्यों में इस तरीके की समस्याएं नहीं होती, क्योंकि हमारी बहुत सारी सीमाएं खुली हुई थी, जिसके चलते अभी भी घुसपैठियों की समस्या अब भी चल रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। अभी अपहरण के मामले में घिरे कार्तिकेय सिंह को लेकर
जेडीयू बचाव कर ही रही थी, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार बचाव कर ही रही थी। अब जेडीयू के अंदर ही एक अलग मोर्चा खुल गया है। लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने पर खुद बीमा भारती, जो कि खुद जेडीयू की विधायक है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम के फैसले पर सवाल उठाते कहा है कि अगर इनको नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगी। इस बार जेडीयू की ही एक विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह को घेरा है। बीमा भारती का आरोप है कि लेसी सिंह फिरौती और हत्या में शामिल रही हैं। 5 बार की विधायक बीमा भारती ने दागी रिकॉर्ड के बाद भी लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाने के नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बार बार मंत्री बनाने से लेसी सिंह का हौसला बढ़ गया और वो अधिकारियों को धमकाने और वसूली के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने लगी। हालांकि उनके आरोपों पर अभी लेसी सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। हम तो बोल ही रहा है कि हम नहीं इस्तीफा देंगे तो हम अपना दे देंगे, रिजाइन दे देंगे विधायक पद से। कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन लगाए थे सीएम हाउस, लेकिन समय व्यवस्था के कारण से समय नहीं मिला, नहीं बात कर पाए। नहीं बात होता तो जरूर हम कल भी बात करते हम। देखो उसका किस आधार पर उनको बनाया जा रहा है मंत्रालय में, क्यों जगह दिया जा रहा है, कौन राजपूत आपको वोट देता है, बनावट जाति से आती है, वो राजपूत का नेता कहलाती है, राजपूत है वो, बनावट है। आप जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोली हुई हैं, क्या आपको किसी तरह का डर है? कोई डर नहीं। डर किस बात का है? वो क्या कर देगी? मर्डर करवा देगी, क्या डर है? नहीं, आप ही कह रही थी कि लोगों का मर्डर कराती हैं, उगाही करती हैं। हमसे करें ना अपना सामना फरियाद। उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे, और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ाया। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही हम बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कह कि ना मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देखें। ये बिल्कुल गलत बात है, और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया है, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है। और बात शाहनवाज हुसैन की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन उनको इतनी बड़ी राहत नहीं मिली है जितनी उम्मीद शाहनवाज हुसैन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है और अब अगले हफ्ते तक इसकी सुनवाई हो सकती है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कल शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही पुलिस से यह भी कहा था कि 3 महीने में इस केस की जांच पूरी करके रिपोर्ट करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आती है और ये पूरा मामला दरअसल एक महिला का है जिसने 2018 में निचली अदालत में एक मामला लेकर गई थी कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, और ये सब कुछ शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर के फार्म हाउस में किया था। और बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा की, जिसके न्याय को लेकर अब किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से लखीमपुर में लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें किसानों को नीचे कुचल दिया गया था एक गाड़ी से, जिसके मामले में एक व्यक्ति को नामजद किया गया जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। इस पूरे मामले में 3 अक्टूबर 2021 को ये हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार भी शामिल थे। किसान लखीमपुर की हिंसा में उस वक्त में प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन का लगातार विरोध करने वालों में अजय मिश्रा के बेटे भी शामिल थे, आशीष मिश्रा, जिसको अब मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब किसान केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ हो और लगातार वो अब भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी, उस पर मुकदमा दर्ज, उनको जेल, बर्खास्तगी, ये हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सारे सवाल हमारे हैं।